हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 30, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं ज्योमेट्री का एक और टॉपिक जो कि है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ज्योमेट्री की कुछ क्लासेस पहले हो चुकी हैं, उसमें हम कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो पर लैंड हुए हैं तो वो प्रीवियस वीडियोज़ देख के आए अगर उनको ज्योमेट्री पढ़ना है। और अगर कंप्लीट मैथ शुरू से करना है तो आप शुरुआत से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बीच में से ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अब हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जिनका एक्सप्लेनेशन जिनको अच्छे से हम प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्लास 1 से स्टार्ट करना है, बीच में स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, और जैसे कि अभी ज्योमेट्री में कुछ टॉपिक्स हुए हैं, आज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। देखो साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस हो भी रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड चल रही है। लेकिन क्या है, हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं अभी बस इतने कर रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओ और कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उतनी ही क्लास चल रही है। लेकिन जैसे ही ज्योमेट्री धीरे धीरे कवर होने लगेगा, लास्ट में ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन तो हम करेंगे, क्योंकि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं जो कि ज्योमेट्री में अलग अलग तरीके से पूछता है। ठीक है, तो उस चीज़ पे बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अगर हम 8-10 क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में और क्लास 10 क्लास में ज्योमेट्री खत्म हो गई तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लास्ट में जाके ज्योमेट्री क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अच्छा वास्ट टॉपिक है तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली पहले ये समझना पड़ेगा सिमिलैरिटी होती क्या है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया, और मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले आपको ये समझ में आना पड़ेगा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये यानी कि एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल सी के, एंगल सॉरी सी लिख रहा हूं, एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। ठीक है, पहली तो कंडीशन ये है। दूसरा, जब सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए और तीनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अब सिमिलरिटी का मतलब, और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का अगर सिंपल भाषा में समझोगे, कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप साइज सब कुछ एग्जैक्ट होगा। लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब होता है वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन साइज में शेप में एक जैसे हों, वो जरूरी नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पे एंगल छोटा है, मतलब ट्रायंगल छोटा है, यहाँ पे ट्रायंगल बड़ा है, तो यानी कि ये वाली साइड्स बड़ी हैं, ये वाली साइड्स छोटी हैं, लेकिन इनके एंगल्स बराबर हैं, तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होना चाहिए, तो उनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल में से कुछ चीजें निकल के आती है। जब सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो इनके एरिया की भी बात होती है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया अगर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, हाफ इंटू बी सी इंटू ऑल्टीट्यूड क्या है, अगर हम यहाँ पे इसको h1 मान ले और इसको h2, h1 अपॉन हाफ इंटू बेस कितना है क्यू आर इंटू h2 मान ले, हाफ से हाफ कट गया, क्या आ रहा है आपके पास। अब देखो यहां पे बचेगा आपके पास बी सी अपॉन क्यू आर इंटू h1 अपॉन h2, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि आप जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हो तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये हाइट है बेसिकली और ये एक साइड को डिनोट कर रहा है, ये भी तो एक हाइट है ना, ये मतलब हाइट है इसकी h1 और ये इसकी साइड है। ठीक है,
तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आप लिखोगे बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप सिमिलर लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ऐसे ही एक और चीज लिख सकते हो आप, कौन सी साइड बची है? ये बची हुई है ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट निकल के आता है ना, इस पे भर भर के एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी आपको एरिया दे देगा, साइड निकालने के लिए बोलेगा, साइड का रेशो दे देगा, एरिया का रेशो निकालने के लिए बोलेगा। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, लेकिन आपको ये वाला जो रिजल्ट है ये आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये चीज आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि ये जो निकल के आया है ना रिजल्ट, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब रेशो दिया होता है तो डायरेक्ट मतलब ओरली अगर आपको याद होगा तो ओरली वो क्वेश्चन हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखोगे नहीं कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इस तरह से चीजें नहीं लिखोगे आप। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, कुछ और सिमिलैरिटी पे चीजें देख लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, सपोज एक लाइन है। ठीक है, अब क्या चीज है, ये दोनों, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल कॉमन है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, यानी कि ए डी ई, ट्रायंगल ए डी सिमिलर बना रखा है हमने ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने के लिए यहाँ पे ना हम एरिया का कुछ डेरिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये समझना पड़ेगा। देखो साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखोगे आप? छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी, बड़े वाली साइड्स ए बी, फिर क्या लिखोगे? ए ई, बड़े वाली साइड ए सी, फिर क्या लिखोगे? ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डी ई, बड़े वाली ट्रायंगल की साइड बी सी। अब देखो ए डी और डी बी, इन केस अगर रेशो दे रखा है, ये पूरी साइड्स दे रखी है आपको, मान लो ये दो दे रखी है और ये 3 दे रखी है। ठीक है, तो एरिया जब आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होगा, ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, ए डी कितना है यहाँ पे? 2, ए बी कितना है? 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर। तो एरिया का रेशो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 4/25। तो यानी कि ऊपर वाले का हो गया 4 और इस पूरे के ट्रायंगल का 25। अब जब अगर आपसे पूछ ले कि क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी का एरिया बता दो, तो आप क्या करोगे? बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का माइनस कर दोगे, यानी कि 25 - 4 कर दोगे, यानी कि 21 वैल्यू आ जाएगी। ये वाला जो है इसकी 21 है एरिया, उसका 4 है और पूरे का 25 है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो पीछे हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसी पे हमने एक चीज डेरिवेशन करी है यहाँ पे, कि जब आपको ट्रायंगल ऐसे सिमिलर दे रखे तो इस तरीके से आप कैसे निकालोगे। जब साथ में दे रखे, अलग अलग दे रखे हो तो अलग बात है, मर्ज नहीं करोगे, लेकिन साथ में दे दिए तो क्या करोगे? आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ लिया तो क्या करोगे आप? तो इस तरीके से सॉल्व करना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप माइनस कर सकते हो ऐसे। ठीक है, एक और चीज देखते हैं अभी, मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, अगर ये ई इसका मिड पॉइंट है और ये ई एफ पैरेलल है बीसी के, तो जो एफ है ना, एफ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एसी। समझ में आया? और ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं और ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल होगी हमेशा। ठीक है, अगर एक मिड पॉइंट से लाइन चलती है और दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पे जाके टच करेगी। फिर जब अगर ये मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो वाली साइड है ना बीसी, ईएफ हमेशा हाफ होगी बीसी के। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको बताती है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस पे बेस काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पीछे वाले का ही आप समझ सकते हो, थोड़ा सा एप्लीकेशन समझ लो, एक्सटेंडेड वर्जन समझ लो। अब इसमें यहाँ पे आप एरिया निकालोगे तो एरिया भी निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा। अब ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अब ये 2 क्यों होगा, क्योंकि ये बड़े वाली की साइड 2 है, तो ये डबल लिखा था हमने, तो डबल तो होना है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर आप इसका एरिया लिखना चाहते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कैसे लिखोगे? ए साइड कितनी है, AE अपॉन AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इसका एरिया 1 हो जाएगा, इस पूरे का एरिया 4 हो जाएगा, तो नीचे वाले का एरिया 3 हो जाएगा। वही चीज है, लेकिन बस अब मिड पॉइंट है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी 1 होगा तो ये भी 1 होगा, हमेशा यही चीज फॉलो करेगा जिस तरह से यहाँ पे किया है हमने। ठीक है, ये एक चीज थी। दूसरा, इन ट्रायंगल्स को या इस सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को अलग अलग फिगर में बना के पूछता है आपसे। ठीक है, तो आपको फिगर के अंदर फिगर भी सिमिलर ट्रायंगल पहचानने आने चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे हम उसको कि अलग अलग फिगर में जब 2 ट्रायंगल एक ही में बने हुए हैं तो आप उनको देख सकते हो क्या कि वो कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर हैं, या किस तरह के ट्रायंगल बने हुए हैं। तो वो जब चीज क्वेश्चन में आएगी ना तो एप्लीकेशन आप वहीं सीख पाओगे, आप थ्योरेटिकली सीख ही नहीं पाओगे। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसकी साइड सपोज करो 10 है, इसकी साइड सपोज करो 14 है। ठीक है, और ये H1 इसकी साइड दी हुई है और H2 इसकी साइड दी हुई है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। मान लो A और B, C और D, AB पैरेलल CD दिया हुआ है। अब देखो, जब पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसको O मान लेते हैं। AOB और COD इक्वल होंगे, मतलब इक्वल कह रहा हूं, सॉरी, सिमिलर होंगे तो आपको जो चीज बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है उनका एरिया। तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, AB अपॉन CD का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 का स्क्वायर, लिख सकते हो इधर एरिया का। लेकिन हम साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं, साइड्स देख लेते हैं। अगर मान लो आपसे H1 और H2 की रेशियो पूछ लिया तो आप निकाल सकते हो क्या, AB कितना है 10, CD कितना है 14, H1 अपॉन H2। अब आप कहोगे स्क्वायर कहाँ गया, दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो स्क्वायर हट जाएगा, कट कर दो इसको, 5/7 इज इक्वल टू H1/H2 का रेशियो आ जाएगा। तो ये भी चीज निकाल सकते हो, सिर्फ एरिया ही नहीं निकल रहा, एक साइड को दूसरी साइड से कंपेयर करके दूसरी साइड्स का रेशियो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर एक ट्रेपीजियम करके फिगर बना दे, वो मान लो ये फिगर बनी हुई है ABCD। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं, मान लो ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसमें सीधा क्या होता है, A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3 इंटू A4, ये निकल के आता है इसका फाइनल रिजल्ट। यानी कि A1 का मतलब है, एरिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ दिस यानी कि AOD A1 है, इंटू एरिया ऑफ BOC A2 है, ये इक्वल होता है ऊपर वाले के और नीचे वाले के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको दिया हुआ हो, मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको और सारी साइड्स के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर रहा है वो, ये एक और ट्रायंगल है ABC PQR। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल बना दिया हमें, तो हमें पता है ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। जब साइड इक्वल है तो देखो, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो साइड है ये हाफ होगी इसके, BC के हाफ होगी। मान लो ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी और 1 होगी। सही है ना। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से कि जो पेरीमीटर है बड़े वाले ट्रायंगल का कितना है, ट्रायंगल ABC का 6 और ट्रायंगल PQR का कितना है 3। तो यहां से आपको समझ में आया, पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ
सॉरी पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी। ये चीज समझ में आई आपको? ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है हमने यहाँ पे। ठीक है, उसी से पता चला अगर ये साइड 2 है तो ये 1 होगी, ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 2 है तो ये 1 होगी। ठीक है, दूसरा एक चीज आपको पता चलती है, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। अब ये कैसे निकलेगा? एरिया कंपेयर करना बताया था आपको, उसी से निकलता है ये चीज। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, अगर इसकी डेरिवेशन में जाना है तो पीछे मैं एक बार करवा चुका हूं कि एरिया कैसे कंपेयर करोगे आप, तो एरिया आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया अगर आप 1 1 1 लेट करके आएगा, सबका इक्वल आएगा। मैं 1 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सबका ट्रायंगल का एरिया इक्वल आएगा। तो ये जो चीज है और पूरे वाला है, पूरा 4 पार्ट है। अगर आपको पी क्यू आर का निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर दोगे, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है, एरिया ऑफ पी क्यू आर कैसे हो जाएगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी कितना है? 4 है, मतलब 4 बेसिकली लेट करने के लिए लिखा हुआ है। ऐसे मत बोलना कि 4 एरिया मैंने दिया हुआ है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए 1/4 कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सिमिलैरिटी में बहुत यूज होती है। जब इनका एप्लीकेशन होगा ना, तो एप्लीकेशन में आपको और अच्छे से समझ में आएंगी कि कैसे धीरे धीरे आप उन क्वेश्चन पे पकड़ करोगे कि हाँ क्या पूछा हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, अब एक दो चीजें और हैं जो आई थिंक पिछली वाली क्लास में रह गई थी, एक दो थ्योरम ही है, वो चीजें और देख लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पे मीट करता है। ठीक है, ए बी सी और ओ, दो एंगल का बाइसेक्टर यहां पे मीट करता है और इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है आपको। एंगल बी ओ सी क्या होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा एक और फिगर बनाता हूं। अगर इस साइड को हम एक्सटेंड कर दें, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसका बाइसेक्टर ले लें इस वाले एंगल का, यानी कि यहां पर हम इंटरनल बाइसेक्टर ले रहे हैं, यहां पर हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले रहे हैं। लिख देता हूं मैं, यहां पे है इंटरनल बाइसेक्टर, यहां पे है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो यहां पे जो बीओसी की वैल्यू है वो क्या आएगी? एंगल बीओसी क्या आएगा? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये जो दो रिजल्ट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी डेरिवेशन में मत घुसना, देखो वहां पे डेरिवेशन नहीं करनी है आपको। आप लेट करो इसको, 2x लेट कर लो, ये x है ये x है, फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस 2x है, उसके कंपैरिजन करो कि टोटल 180 डिग्री है, इसको भी कोई लेट करो तो वो निकल जाएगी वहां से चीजें। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसके डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए इन दोनों चीजों के। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बताता हूं मैं आपको। सपोज ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये हमने मीडियन डाल दी एबीसी, और ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछता है कि एंगल, मान लो ये चीज ली है डी, ये इसको ई मान लेते हैं, इस वाले एंगल को पूछता है और आपको गिवन होता है ये दोनों एंगल। इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल सी बाय 2। इसकी डेरिवेशन में जाना है तो आप लगा सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, 90 डिग्री दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ए एंगल बाइसेक्टर की जैसे काम करेगा, तो ये जो दो ये पार्ट ये इसके इक्वल होंगे, वो चीज यूज कर सकते। लेकिन देखो मैंने आपको पहले बताया था ज्योमेट्री में वहां आपसे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है। एक बार ये आप समझने के लिए जब क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू ये क्यों आ रही है, क्योंकि आपने जब एंगल सम प्रॉपर्टी देख ली, एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ साथ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देख ली, परपेंडिकुलर है तो उस चीज को कैसे यूज करोगे आप। ठीक है, दो एंगल निकल जाएंगे, तीसरा निकाल लोगे, तो ये सब चीजें मिक्स कर करके जो कि आपने 9th 10th में देखा हुआ होगा, वहां पे आप एंगल निकाल सकते हो। लेकिन क्या है, वहां पे जब फिगर आएगा तो एग्जैक्ट आएगा,
आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए उसका, क्योंकि अगर आप वहां पे एक एक एंगल निकालने लग जाओगे तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है आपको। ज्योमेट्री में ही मैंने आपको बोला था कि सिर्फ ज्योमेट्री या एडवांस मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा वो है चैप्टर, साथ में मेंसुरेशन, जहां पे आपको फॉर्मूलेज और थ्योरम्स याद करनी होंगी। कोई चांस ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, एक बेसिक आइडिया लो थ्योरम्स का, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको याद कर रहे हो, ताकि जब आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाई दे तो आप रिजल्ट पे सीधा डाल के वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सको। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, ये सिमिलरिटी के ऊपर ही दिया हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी और डीईएफ इतना एंड इतना। देखो अभी पीछे पढ़ा था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ एबीसी बोल रहा है अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ बोल रहा है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ईएफ की वैल्यू दी हुई है ए, ईएफ क्या है, ये रहा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, बीसी। किसके इक्वल होना चाहिए, ईएफ के स्क्वायर ऊपर बीसी का स्क्वायर, यही वैल्यू आपसे पूछी है। ये एरिया का रेशियो लिख दिया और ये साइड का रेशियो लिख दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिया। दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ की वैल्यू क्या है, ए। आपसे बीसी की वैल्यू पूछिए, क्या होएगा, ए उधर चला जाएगा, ए एक्स अपॉन वाई, बीसी की वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। रिजल्ट डायरेक्ट लगा है, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज दी है, तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये सिमिलैरिटी पे ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, 2 साल में 3 साल में आप देखोगे ना, भर भर के क्वेश्चन मिलेगा आपको। सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, सीजीएल ले लो, सीपीओ ले लो, काफी जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना जरूरी है। अब मैं ब्रेक कर करके अभी इसलिए करा रहा हूं आपको, ताकि एक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ पाओ, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर पाओ। अब क्या है, मैं एक ही साथ आपको 10 थ्योरम करा दूंगा। ठीक है, एक भी थ्योरम का नाम याद नहीं होगा आपको। ठीक है, एक भी थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं आएगा आपको, लेकिन वो थ्योरी याद करके फायदा क्या है, भूल जाओगे बहुत जल्दी। लेकिन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते ना, तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। इसलिए कम कॉन्सेप्ट सीख रहे, कम थ्योरम सीख रहे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि वो पक्की होती चले साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया फर्स्ट एरिया सेकंड क्या दिया हुआ है, √3 अपॉन √2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द 2 ट्रायंगल। मान लो साइड क्या है, एक की है x, एक की y, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। उधर जाएगा, ये √2 है यहाँ पे, उधर जाएगा फिर से √2 हो जाएगा उसका, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √3 बाय √2 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x बाय वाई। अब यहाँ पर 2 होता है, √2 का मतलब होता है, मतलब रूट का मतलब होता है, यहाँ पर वैल्यू 2 होती है उसकी। जब एक बार और रूट कर दोगे तो वैल्यू 4 हो जाएगी उसकी, 2 बार रूट हो गया ना। ठीक है, तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या निकल के आया, ये, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है आपका। ठीक है, देखो मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए स्क्वायर किस चीज का हो रहा है। हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लिख रहे हैं। ये तो आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लिख लिया हमने इक्वल, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साइड 1 और साइड 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना, यही चीज मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज। उसके बाद कौन सी चीज इधर से उधर कर रही है, जो चीज की वैल्यू निकालनी है उस चीज को एक साइड रख लो, दूसरी चीजों को सारी उस साइड भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। कुछ वैल्यूज दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ डीईएफ पूछा है आपसे। ठीक है, क्या चीज है, ए बी, बी सी और ए सी। देखो जो इस ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट होगी वो इस ट्रायंगल में भी स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है ये, डीएफ स्मॉलेस्ट साइड है जिसकी वैल्यू है 200। यहां पर एबीसी ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये वाली है, तो यानी कि बीसी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू, बीसी कितना है 48, ये कितना है 200। ये रेशियो चल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड का रेशियो बताना है आपको, मतलब लॉन्गेस्ट साइड बतानी है।
जो ट्रायंगल DEF में है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, जो कि ABC में भी लॉन्गेस्ट होगी, वो DEF में भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट होगी। तो इसमें कौन सी है, AC लॉन्गेस्ट है, AC इधर कौन सी लॉन्गेस्ट होगी, DF। भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहा हूं, उसका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो तो इक्वल ही होता है, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कर लेंगे, दोनों साइड तो कट जाएंगे, स्क्वायर तो इसके इक्वल होना चाहिए। आपसे क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट साइड DF निकाल दो, AC की वैल्यू आपको दी हुई है 120, DF इज इक्वल टू 48/200। किससे काटोगे, 8 से काट लो, 8 6 48, 8 दूनी 16, 8 5 40, 6 से काट लो 20, DF की वैल्यू कितनी आ गई, 25 दूनी 50, 500 वैल्यू आ गई आपकी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, AB/DE, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। ये सारे इक्वल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स है, इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यही बताया था फर्स्ट, जब क्या नाम है स्लाइड में यही बताया गया कि सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, यही लिखा है हमने। अब आपसे बस ये पूछा है कि जो स्मॉलेस्ट साइड है वो 200 है, यहां पर स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 48 है, BC है, तो यानी कि ये वाली चीज है। EF की वैल्यू दी हुई है आपको, 48/200 दिया हुआ है, इसका रेशियो आ गया, ये सारे रेशियो तो आपस में इक्वल है ना, तो किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हो, तो हमने इससे कंपेयर कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट साइड चाहिए थी। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रिपीट में देख लेना, चीजें बिल्कुल वही है जो फर्स्ट स्लाइड में समझाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बोल रहा है सिमिलर ट्रायंगल्स है, एरिया दिया हुआ है इतना एंड इतना, एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। EF कितना है 16.80, EF के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, ये EF और ये है BC, BC कोरस्पॉन्डिंग होगी 16.80। भाई ऊपर ABC का लिखा हुआ एरिया, तो उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग साइड पे तो उसी की लिखी जाएगी, इसका स्क्वायर है, एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, लिख दिया, स्क्वायर को उधर ले जा सकते हो, अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट करोगे तो 49 से 7 बार आ गया, 144 से 12 बार आ गया, BC अपॉन 16.80। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.80 इंटू 7 अपॉन 12। ठीक है, अगर आपको काटना है अब इसको काट सकते हो, कर लो ऐसे, 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 चौक 48, ठीक है, 7 चौक 28, 7 कम 7 और 2 9, नीचे 10 है, 9.8 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेम चीज है, एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, B और C का इंटरनल बाइसेक्टर किया गया है, इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 105, एंगल 105 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या बताया था, एंगल B, या सपोज करो ये O है, BOC क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, सही है, आपको BOC की वैल्यू दी हुई है 105, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये 90 उधर भेज सकते हैं हम, बिल्कुल भेज सकते हैं, कितना बचेगा 15, हाफ ऑफ एंगल A, ये हाफ भी उधर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, एंगल A की वैल्यू आ गई, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट करना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, 90 के प्लस में जो लिखा हुआ है वो हाफ की वैल्यू है, 90 के बाद क्या लिखा हुआ है 15 ऐड किया हुआ है, 15 की वैल्यू क्या है, यानी कि हाफ ऑफ एंगल है, वो हाफ ऑफ एंगल A की वैल्यू है 15, तो पूरा अगर करना है तो उसको ट्वाइस कर दोगे तो 30 आ जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 90 के बाद उसमें हाफ प्लस हुआ है, तो 90 तो चला गया, ठीक है, 90 चला गया, उसके बाद बचा कितना है 15 बचा हुआ है, 15 की वैल्यू यानी कि हाफ ऑफ एंगल A के इक्वल है, पूरा अगर निकालना है तो उसका डबल कर दो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोल रहा है इन ट्रायंगल PRQ AB इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, PRQ AB is drawn parallel to QR,
ए बी को ड्रॉ किया गया क्यू आर के पैरेलल, ठीक है। कटिंग द साइड्स एट ए एंड बी वेयर लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ दी हुई है आपको 6, क्यू आर दी हुई है 8, ये 8 है। लेंथ ऑफ क्यू ए दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है आपको 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। 3 हो गया। मिड पॉइंट से ये लाइन जा रही है पैरेलल टू क्यू आर है, ये भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में बताया था। लेंथ ऑफ ए बी आपसे पूछी हुई है, ए बी कहां पर है, ये रहा, तो लेंथ ऑफ ए बी भी इसकी हाफ हो जाएगी, 8 की हाफ 4 हो गई, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। कुछ भी सॉल्व नहीं करना। समझ में आया मिड पॉइंट थ्योरम से? बताया था ना, जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं या एक मिड पॉइंट से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दूसरे मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, और दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं वो लाइन इसके पैरेलल होती है और हाफ होती है। हाफ होती है का मतलब क्या है, अगर ये 8 है तो ये 4 होगी, ये 10 होती तो ये 5 होती। समझ में आया? और हमें कैसे पता चला ये मिड पॉइंट है? क्योंकि इसने बोला है पी क्यू की वैल्यू 6 है और ए क्यू की वैल्यू यहां पे दिया हुआ ना, पी क्यू की वैल्यू 6 है और ए क्यू क्यू है, ए क्यू ए की बात है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 है तो ऊपर भी 3 बचेगा, तो हमें पता चल गया मिड पॉइंट है। ठीक है, पीछे मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस स्टेटमेंट दी हुई है आपको, तो आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर है, ओ पे मिलता है, बी ए सी की वैल्यू दी है, बी ए सी इसकी वैल्यू दी हुई है 72। आपको बताना है बी ओ सी की वैल्यू। बताया था एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कितना है, 72 डिग्री। 90 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा दोनों सम करोगे, 126। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये पूछा है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही लग रहा है। ठीक है, इसको भी ओरली कर सकते हो। 90 में हाफ ऑफ एंगल ये पता चल रहा है 36, 90 में 36 ऐड कर दोगे 126 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन ही रखे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी सीखा है, उसका धीरे धीरे एप्लीकेशन सीख रहे हैं हम अभी। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हाँ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखने का कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक थ्योरम्स नहीं सीखी, उनको रिकॉल कैसे करना है वो नहीं पता, उनके डायग्राम्स कैसे बनेंगे वो नहीं पता, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो नहीं पता, उनका एप्लीकेशन कैसे होगा वो भी नहीं पता। तो पहले इन सब चीजों पे पकड़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ए मिड पॉइंट है पी क्यू का, ए मिड पॉइंट है पी क्यू का, बी क्यू आर का, ये बी है, और सी पी आर का। एरिया ऑफ पी क्यू आर 32 दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी सी बोला है, आपको पूछा है। एग्जैक्ट बताया था, अगर पी क्यू आर का एरिया दिया हुआ है तो अंदर वाला जो ट्रायंगल है, ये सारे इक्वल ट्रायंगल होते हैं, 1/4 हो जाएगा, तो 32/4 कर दोगे आप, 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन लिखने का तरीका ऐसे है, समझ रहे हो? तो लिख देते हैं उस थ्योरम को और फिर आपसे पूछते हैं कि हाँ ये कैसे निकलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे, इनकी साइड्स नहीं है, ये नहीं है, सीधा सीधा थ्योरम पुट करनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, डीई पैरेलल बीसी, डीई एक साइड है पैरेलल है बीसी के, बीसी की लेंथ दी हुई है 8, डीई की लेंथ दी हुई है 6, एडीई की वैल्यू दी हुई है 90, एडीई इसको यहां लिख लेते हैं, इसका एरिया दिया हुआ है 90। ठीक है, आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब जब पैरेलल दी हुई है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल कॉमन, सिमिलर। तो ट्रायंगल समझ में आ गए, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, अब देखो ए डी ई का एरिया यानी कि 90 अपॉन ए बी सी का एरिया हमें नहीं पता, जो कि निकालना है किसके इक्वल होना चाहिए, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ए डी ई की साइड कौन सी है, 6, और इसकी साइड कौन सी है, BC 8, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा।
ठीक है। ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, इसको इधर ले आता है 90 इंटू 8 का स्क्वायर 64, ये 6 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 36। ठीक है, काट सकते हैं, 6 पे चला गया, ये 15 पे चला गया, ये कितने पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से फिर ये काट दो 32, कितना हो जाएगा, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। एरिया ऑफ ABC कितना आ गया 160, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया, वही सेम थ्योरम लगी है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, वही चीज की है अभी भी। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC दिया हुआ है, AD बाई DB के रेशो दिया हुआ है, AD 4 और DB ये 5। ठीक है, DE की लेंथ दी हुई है आपको 12। ठीक है, आपसे पूछा है BC की लेंथ, इसकी लेंथ पूछी हुई है आपसे। आपको पता है जब ये पैरेलल है तो सिमिलर तो होंगे, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, सिमिलर होगा तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। क्या लिख सकते हो आप, DE का रेशो BC के साथ बराबर है AD का रेशो AB के साथ। भाई बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है ना, छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल की साइड DE ली, ये लिख दिया, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड BC ली, ये लिख दिया, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD ली, लिख दिया, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB ली, ये लिख दिया। DE की लेंथ दी हुई है आपको 12, BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, AD की लेंथ और DB का रेशो दिया हुआ था 4:5, तो AD कितना है 4, AB कितना हो जाएगा 5 और 4 9, तो 9 लिख देते हैं। BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 से काट दो इधर, 3 आ गया, BC की वैल्यू 9 तिया 27 आ गई। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया, छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर किया है तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बड़े वाली ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो के इक्वल लोगे ना, वही चीज लिखी है। ठीक है ना, अब आप कहोगे 4 + 9 क्यों कर दिया, भाई बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB है ना, तो वो पूरी AB की टर्म्स में रेशो किस में चल रहा है, 4 और 5 9 ही तो होगा। ऊपर वाले की वैल्यू 4 है, नीचे के वाले की वैल्यू 5 है, तो दोनों पूरी AB की देखोगे तो वो तो 9 हो जाएगी ना, रेशो में चल रहा है तो हमने रेशो में ही ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, चाहे उसकी वैल्यू यहाँ पे 8 और 10 क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कट के तो वो ये आ जाना है वो, क्योंकि रेशो की चल रहा है ना, रेशो में चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस, आज सिमिलैरिटी पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है। अभी बेसिक लेवल पे हमने सीखी है सिमिलैरिटी क्या होती है, उस पे एरिया के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ जो थ्योरम 2-3 मैंने थ्योरम बताई थी उस पे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जब सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, सारी थ्योरम्स कवर हो जाएंगे, अभी तो ना काफी सारा रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड समझाना है, ऑर्थो सेंटर समझाना है, सर्कम सेंटर समझाना है, इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस, बहुत सारी चीजें रहती है। तो धीरे धीरे करना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है जो आपका लास्ट तक खींचेगा, क्योंकि इसकी थ्योरम्स काफी है। अब जल्दी जल्दी करने को तो सारी थ्योरम एक साथ भी पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक PPT बन जाएगी, सारी थ्योरम्स लिख दूंगा मैं वहाँ पे, और फिर एक एक करके बोल दूंगा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन समझ में कुछ आएगा नहीं। क्या है, 2 थ्योरम ले रहे हैं, उनके बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो भी ले रहे हैं, ताकि ये पक्का हो जाए कि हाँ सिमिलैरिटी का एरिया वाला जो टॉपिक है वो तो ढंग से पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आने वाली क्लासेस में उस चीज़ को ज़रूर कवर कर दूंगा ताकि आपका कोई डाउट ना आए आगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।